आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें आज की क्लास में एकदम समझी पढ़ना है, वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। क्या पढ़ना है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको थोड़ा फोकस करके मैं जो बातें बोल रहा हूँ, मेरी एक एक बात को अपने दिमाग में बिठा देना, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से पूछता है। ठीक है? तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये कवर होती है सेक्शन 164 में। किसमें कवर होती है? 164। ठीक है, ये जनरल डिस्क्वालिफिकेशन है, या आप इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कह सकते हो, जो हर कंपनी पर अप्लाई हो सकता है। हर कंपनी का मतलब ये है कि आप जैसे डायरेक्टर रख रहे हो, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो जो लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन दी है, अगर उसमें डायरेक्टर फॉल करता है तो फिर वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा। और सिमिलरली यदि आपकी प्राइवेट कंपनी है तो भी यही नियम है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट है, जैसे उसमें डायरेक्टर किसी एक पॉइंट पे फंस गया तो फिर वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, या अगर बना हुआ है तो उसको हटना पड़ेगा। लेकिन एक चीज इसमें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो प्राइवेट कंपनी है, इस स्टैंडर्ड डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस भी जोड़ सकती है। क्या जोड़ सकती है? एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन। ये अपने आर्टिकल में ये लिख सकते हैं कि ठीक है, सेक्शन 164 में तो जो जो डिस्क्वालिफिकेशन दी है वो बढ़िया है, लेकिन हम अपनी तरफ से भी जोड़ दे रहे हैं कि हमारे यहाँ डायरेक्टर बनने का क्राइटेरिया क्या है, और यदि उस पर्सन ने वो क्राइटेरिया पूरा नहीं किया तो हम उसको डिस्क्वालीफाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी लॉ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ नहीं लिखा है। अब मेरी प्राइवेट कंपनी, उसके एओए में लिख दिया कि हमारे यहाँ डायरेक्टर सिर्फ वही बनेगा जो ग्रेजुएट है। कौन है? ग्रेजुएट। अब सपोज करो अगर मैं ग्रेजुएट नहीं हूं तो मैं क्वालिफाइड हूं कि डिस्क्वालिफाइड हूं? डिस्क्वालिफाइड। आपको ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ। हाँ सर। यस सर। जैसे तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो एडिशनल सेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डाल सकती है, और पब्लिक कंपनी जो है वो सेक्शन 164 में जो स्टैंडर्ड डिस्क्वालिफिकेशंस दी है उसी के हिसाब से डायरेक्टर रखती है, हटाती है। आपको ये बात पहले बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं है जो मैंने बोली? चलो अब सुनना और मेरी बात को अच्छे समझना। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो बेसिकली सेक्शन 164 में है, जैसा कि मैंने बोला। तो सेक्शन 164 के हम दो हिस्से करेंगे। एक है सेक्शन 164 सबसेक्शन 1, और दूसरा है सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। एकदम अच्छे से समझना और रट डालना, मतलब आपको एक पॉइंट में भी कोई डाउट ना है। अब ये दो हिस्से क्यों किए गए मैं ये बताऊं आपको। तो 164 सबसेक्शन 1 जनरल डिस्क्वालिफिकेशन। जनरल डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि यदि कोई भी आम आदमी है या कहीं का कोई भी है, अगर इन क्राइटेरिया में आ रहा है तो डायरेक्टर नहीं बन पा रहा है। और 164 सबसेक्शन 2 जो है वो जो है स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन है। अब इसको एकदम अच्छे से आपको दिमाग में बिठाना है। स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन मतलब उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं। जो ऑलरेडी कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं उनके लिए सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 की डिस्क्वालिफिकेशन है, जो स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन है। और नॉर्मली जो डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट है जिसको जनरल डिस्क्वालिफिकेशन बोलते हैं, वो सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में है। पहले तो बताओ ये दो कैटेगरी समझ आई कि नहीं? यस सर। अब जनरल डिस्क्वालिफिकेशन सीख लो आप कब कब डायरेक्टर बनने से डिस्क्वालीफाई होते हो। तो नंबर 1, इफ अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो क्या अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो डायरेक्टर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? नो सर। क्यों नहीं बन पाएगा सर। क्यों नहीं बन पा रहा है? सर उसका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है समझ में ही ना। नहीं आएगा। ओके। रैशनल डिसीजन नहीं पाएगा। नंबर 2, इफ अ पर्सन इज, ये बैकग्राउंड बंद कर दो बेटा जिसकी आवाज आ रही है।
declared as insolvent, अगर किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो फिर डायरेक्टर नहीं बन पाएगा कंपनी में। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ। ये तो हाँ, हम सर। समझ के लिए ना भाई, अगर हम अनसाउंड माइंड हो गए तो हम डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, अगर हम इंसॉल्वेंट है तो डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इफ अ पर्सन हैज अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, and his application is pending in court, और उसका एप्लीकेशन कहां पेंडिंग चल रहा है? कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। तो बेसिकली वो पर्सन क्योंकि इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया है तो वो भी डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकेगा। पहले बताओ 3 डिस्क्वालिफिकेशन समझ आई कि नहीं आई? यस सर। परफेक्टली आई कि आधी अधूरी आई? परफेक्टली। पूरा सर। ठीक। चौथी बात देखो, एक तो हो गया अनसाउंड माइंड है, दूसरा इंसॉल्वेंट है, तीसरा उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है। ठीक है। चौथा जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ये है कि द पर्सन इज कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब ये है कि उसको जेल की सजा हो गई है। कितना क्लियर है? पूरा सर। अब Yes, इसमें sir. ये याद रखना कि अगर सेंटेंस पीरियड मतलब जेल की सजा का पीरियड अगर 6 मंथ से ज्यादा का है, 6 महीने से ज्यादा का है, मतलब उसको जो जेल हुई है वो 6 महीने से ज्यादा की हुई है, तो ऐसा व्यक्ति 5 ईयर के लिए डिस्क्वालिफाइड है। मतलब वो जेल से छूटेगा भी तो 5 साल तक वो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। कितना समझ में आई मेरी बात? ये पूरा सर। और यदि सेंटेंस पीरियड, ये हर बात आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो मैं जो बोल रहा हूं ना उसको तुरंत अभी नोट से पढ़ देना आप। अगर आपका सेंटेंस पीरियड 7 साल से ज्यादा का है, कितने से ज्यादा का है? 7 साल। 7 साल से ज्यादा का है तो आप परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड हो। आप बोलो, आपको इतने पॉइंट में कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। अच्छे से समझ आए? नेक्स्ट सुनो, आपको मैं इसमें सारे पॉइंट बता दे रहा हूँ, बहुत इजी है, एक बार में आपको याद होने चाहिए। अनसाउंड माइंड का बंदा, इंसॉल्वेंट पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है, एक ऐसा पर्सन जिसको जेल की सजा हुई है। अगर सजा 6 महीने से ज्यादा की हुई तो बंदा 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई है जेल से छूटने के बाद, और अगर 7 साल से ज्यादा की सजा जेल की हुई है तो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई है। नेक्स्ट इसमें आता है अ पर्सन who has not paid call money and 6 months has been expired from due date. आपको जिस दिन अपने कॉल का शेयर का पैसा देना था आप नहीं दिए हो, और ऐसा हुए अगर 6 महीना बीत गए हैं तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते किसी भी कंपनी में, क्योंकि आप डिफॉल्टर हो, आपने अभी तक पैसा पे नहीं किया है। अब आप बताओ 5 पॉइंट में कोई समस्या है क्या? नो सर। नो सर। 6th पॉइंट, अ पर्सन डज नॉट हैव डिन। व्यक्ति के पास क्या नहीं है? दिन। तो डिन नहीं है तो डायरेक्टर बन पाएगा क्या? नहीं। तो बनने से पहले क्या एक्वायर करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? दिन। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बोलो इस पॉइंट में कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट, अ पर्सन नो सर। who has not made disclosure for related party transaction.
आप सबको मैंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पूरा पढ़ाया है जब आप अपने जुड़े हुए पर्सन से कंपनी का ट्रांजैक्शन कराते हो। यदि आपने ऐसा ट्रांजैक्शन कराया है और इसका डिस्क्लोजर नहीं किया है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। आप बताओ, नहीं बन सकते का मतलब ये कि अभी बने भी होगे तो जगह छोड़नी पड़ जाएगी, जगह खाली करनी पड़ जाएगी। कितना क्लियर है? हाँ सर। पूरा सर। क्या बेटा? सर तो जब वो जो डायरेक्टर रहेगा और अगर उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अगर अप्लाई किया तो उसको भी छोड़ना पड़ जाएगा ना? एक बार तो ऑडियो ठीक कर, बहुत झुनझुन झुनझुन आवाज आ रही है। एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर। यस देखो सर। 7 डिस्क्वालिफिकेशन सुनो। सबसे पहली अनसाउंड माइंड है, दूसरा बंदा इंसॉल्वेंट है, तीसरा इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है, चौथा जेल हुई है, अगर 6 महीने से ज्यादा की जेल है तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, 7 साल से ज्यादा के लिए तो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई। भाई कॉल का पैसा चुकाना था, 6 महीने बीत गए, कॉल मनी पे नहीं किया तो डिफॉल्टर है। डिन नंबर उसके पास है नहीं, उसने कंपनी के लिए कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया, अब उस बात को उसने बाकी लोगों को बताया नहीं, तो वो डायरेक्टर होगा भी तो जगह छोड़नी पड़ जाएगी और डिस्क्वालीफाई है। देन नेक्स्ट, अ पर्सन already holding maximum number of directorship। मैक्सिमम कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हो सकते हो आप? 20। तो आप ऑलरेडी 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो तो 21वीं कंपनी में हो सकते हो क्या? नो सर। लास्ट पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय NCLT, ऐसा पर्सन जिसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। नो डिस्क्वालिफिकेशन है सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में। एक एक को देखो, ये सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, अगर हम कहीं डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं तो इन पॉइंट्स को देखा जाता है। क्या हम अनसाउंड माइंड तो नहीं है, क्या हम इंसॉल्वेंट तो नहीं है, क्या हमने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई तो नहीं किया है, क्या हम अपराधी तो नहीं है, क्या हमने कॉल मनी चुकाया नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, हमारे पास डिन है कि नहीं है, क्या हमने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके उसका डिस्क्लोजर छुपाया था, क्या हम मैक्सिमम 20 कंपनियों में डायरेक्टर हैं क्या। अगर हमें एनसीएलटी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो फिर हम जो है डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब आप बताओ, इन 9 पॉइंट्स में ऐसा कोई पॉइंट है क्या जो एकदम ही नहीं समझ आया? मैं एक एक से पूछ रहा हूं। साक्षी कितना समझ आया? यस सर। श्रुति कितना समझ आया? सर पूरा समझ आ गया। गुंजा कितना समझ आया? आ गया सर, पूरा समझ। कितना समझ आया? बोल। ऋषिता कितना? आ गया सर, आ गया। ऋषिता कितना समझ आया? हाँ हाँ सर, ये पर्सन डिस्क्वालीफाई वो भी होगा ना जो माइनर है? क्या चीज? वो तो जो- इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कैपेबिलिटी है, वो अलग ही चीज है। ये स्टैंडर्ड सेक्शन, हाँ ये 164 सेक्शन है, ये बोलता है कि हमारी ये लिस्ट है कि कोई डायरेक्टर बनना चाहेगा तो ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर इनमें से किसी में फॉल किया तो उस बंदे को डायरेक्टर नहीं बनाना है। ये बताओ ठीक कितना क्लियर है? हाँ सर, अब थोड़ा मेरे वीडियो पे फोकस करो। अब मैं आपको 164 सबसेक्शन 2 बताने वाला हूं, इससे बहुत ज्यादा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये VVIMP, इसको बहुत अच्छे से आपको करना है, ठीक है। ये जो है स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन है और एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के लिए है। किसके लिए है? एग्जिस्टिंग डायरेक्टर। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर मतलब जो अभी कंपनी में डायरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कंपनी में 3 डायरेक्टर है, लाची एक डायरेक्टर है, श्रुति एक डायरेक्टर है और गुंजा एक डायरेक्टर है। 3 डायरेक्टर है कंपनी में, ठीक है। अब कंपनी में सारा जो हिसाब किताब करना है, जो मेन एक्टिव वर्क करना है, उसके लिए गुंजा को ऑथराइज किया गया है। क्या किया गया है? ऑथराइज। फॉर्म जमा करना, हर चीज करना गुंजा को करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हुआ क्या समझो, गुंजा हैज फेल्ड, शी हैज फेल्ड। किस चीज में फेल्ड समझो? ए पॉइंट, टू फाइल
एनुअल रिटर्न, आप बताओ एनुअल रिटर्न कब जमा किया जाता है? आप बोलो, आपको मैंने 31 जुलाई या 30 सितंबर। एकदम गलत बोल रहे हो। एजीएम के 60 दिन के अंदर, MGT 7 में पढ़े अभी पार्ट टाइम में अपन ये। एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। आप पार्ट ए को साथ साथ पढ़ते रहो, नहीं तो आपको समस्या होगी। एनुअल रिटर्न मतलब कंपनी का डिटेल होता है। मैंने बहुत डिटेल में आपको ये बात बताई थी कि जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके 60 दिन के अंदर आपको ये जमा करना होता है एजीएम खत्म होने के, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 30 दिन के अंदर जमा करना होता है। ध्यान आ रहा है? नहीं आ रहा है तो एक बार जरूर पढ़ो इसको। अब गुंजा को हमने ऑथराइज किया था कि इसको सारे काम करना है, बट शी हैज फेल्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंटिन्यूअस पीरियड मतलब लगातार ऑफ 3 इयर्स। पिछले 3 सालों से इसने कंपनी का एनुअल रिटर्न या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों में से कोई एक भी चीज कंटिन्यूअसली पिछले 3 सालों से जमा नहीं करी है। आप बोलो ये बात आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? हाँ सर आ गया। और या तो इसकी ये गलती हुई है, या तो इसकी दूसरी गलती ये हुई है, फेल्ड तो वर्ड आ गया यहां पे है ना, टू रीपे इंटरेस्ट और फुल अमाउंट ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट आपको मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया कि पढ़ाया? बताओ, बोलो। पढ़ाया सर। डिपॉजिट, डिबेंचर और फेल्ड टू पे डिविडेंड फॉर 1 ईयर और मोर। 1 साल से ज्यादा बीत रहे हैं, कंपनी ने अपने एक्सेप्टेड डिपॉजिट पे ब्याज नहीं दिया है या पैसा चुकाया नहीं है, या पब्लिक से लोन के फॉर्म में डिवेंचर बेचे थे पब्लिक को, उस पर ब्याज बन रहा है, 1 साल से ज्यादा हो रहा है, कंपनी चुकाई नहीं है, या डिविडेंड डिक्लेयर कर दी थी और डिविडेंड पे नहीं करी और 1 साल से ज्यादा अगर बीत रहा है, तो ये माना जाएगा कि ये सब जिम्मेदारी गुंजा के ऊपर थी, तो गुंजा जो है अब वो डिस्क्वालीफाई होगी। आप पहले बताओ, आपको ये बात समझ आई कि नहीं? डायरेक्टर 3 है, लाची, श्रुति और गुंजा। ऑथराइज किसको किया गया था? गुंजा को किया गया था। पहले तो ये समझो। अब ये किस चीज में फेल हो रही है? या तो एनुअल रिटर्न या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 3 सालों से ये जमा नहीं करी आरओसी के पास, या फिर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, डिपॉजिट एक फॉर्म ऑफ लोन है, या तो डिवेंचर सेल करे थे तो इनका पैसा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना होता है। अब कंपनी ने 1 साल से ज्यादा बीत गए, या तो इंटरेस्ट पे नहीं किया तो फुल अमाउंट वापस नहीं किया, या फिर शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर किया था, 1 साल से ज्यादा बीत गए या डिविडेंड अभी तक पे नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में जिम्मेदारी गुंजा के ऊपर थी, तो ये माना जाएगा कि अब गुंजा के ऊपर लग जाएगी डिस्क्वालिफिकेशन। क्या लग जाएगी? डिस्क्वालिफिकेशन। और इसके ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन लगेगी कि शी शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड इन डिफॉल्टिंग कंपनी। जिस कंपनी में डिफॉल्ट हो रहा है उसमें ये रीअपॉइंट नहीं होगी। दूसरी ब्रांच बना रहा हूं, शी शैल नॉट बी अपॉइंटेड in any new company for period of 5 years। सुनो, गुंजा गलती करी है इस कंपनी में,
या तो उसने 3 साल से एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं करी, या फिर डिपॉजिट का, देखो वर्ड देखो, डिपॉजिट का या डिबेंचर का उस पर इंटरेस्ट पे नहीं किया, या फिर डिविडेंड पे नहीं किया और 1 साल से ज्यादा बीत गए हैं, तो ये इस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं होगी। इस कंपनी मतलब जिसमें गलती करी है, और किसी नई कंपनी में अपॉइंट नहीं होगी 5 साल के पीरियड के लिए। आप बताओ आपको ये बात कितनी समझ में आई? सर ये समझ दो में आ गया कंडीशन है ना डिस्क्वालिफिकेशन के, कौन सी? ये जो है ऊपर तो, में पढ़े हम लोग। ये है, हाँ हाँ, इनमें से किसी तो में अगर से, इस पे हाँ, 3 इयर्स से 2 इयर्स हो जाएगा तो? अगर 3 से 2 हो जाएगा तो नहीं है डिस्क्वालीफाई। अगर ठीक ये है। 9 महीना है तो नहीं है, 11 महीना है तो नहीं है, 1 साल से ज्यादा बीतने पर है। आप हर चीज को देखो, एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि एनुअल रिटर्न और है, ये बताओ पहले तो, और है ना? तो दोनों में से कोई भी एक चीज अगर पिछले लगातार 3 सालों से आपने जमा नहीं किया, या फिर किनका पैसा नहीं चुकाया, डिपॉजिट का या डिबेंचर का या डिविडेंड का पैसा नहीं चुकाया, कितने साल से ज्यादा हो गए, और 1 ईयर और मोर। इन दोनों में से अगर कोई एक भी गलती है, तो जिस कंपनी में आपने ये गलती करी है आप उसमें रीअपॉइंट नहीं होगे। मतलब जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो आपको रिटायर करके हटा ही देंगे, ठीक है? और किसी नई कंपनी में आप 5 साल तक नहीं आ पाओगे। बोलो। तो मतलब पुरानी कोई भी कंपनी है उसमें तो बन सकते हैं ना? क्या चीज? आपको मैं सिखा रहा हूं, ये भी आप देखो, सीखो। सपोज करो गुंजा इज डायरेक्टर, ठीक है? डायरेक्टर इन PQR लिमिटेड, ABC लिमिटेड, DEF लिमिटेड, 3 कंपनियों में गुंजा डायरेक्टर है, ठीक है? एंड शी हैज गॉट ऑफर फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। क्वेश्चन पूरा देख लो, फिर आपको मैं सिखाता हूं। टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, अभी तक कहानी क्या है? गुंजा 3 कंपनियों की डायरेक्टर है। कौन कौन सी कंपनियों की डायरेक्टर है? PQR की, ABC की, DEF की, और इसको अभी रिलायंस से ऑफर आया डायरेक्टर बनने का। पहले तो इतनी बात हो गई, ठीक? आगे सुनो, वन ऑफ द कंपनी PQR लिमिटेड has not paid declared dividend since 2018, ठीक है? गुंजा इज, ये गुंजा इसको काटो, यहां पे लिखो। सबसे पहली बात, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, कमेंट ऑन फॉलोइंग। पहला, वेदर गुंजा इज डिस्क्वालिफाइड, 2 नंबर। दूसरी बात, इन हाउ मैनी कंपनीज विल गुंजा रिटेन, 2 नंबर। तीसरा, कैन शी बी अपॉइंटेड इन रिलायंस लिमिटेड, 2 नंबर। ये 6 नंबर हो गए। अब बोलो पहला क्या है? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? पहले तो ये बताओ। गुंजा 3 कंपनियों में डायरेक्टर है, PQR में, ABC में, DEF में, ठीक है? रिलायंस से उसको ऑफर आया है। अब एक कंपनी जो है PQR नाम की, उसने क्या किया? डिविडेंड डिक्लेयर किया था 2018 में और अभी तक पे नहीं किया है। अब आप बताओ, क्या गुंजा डिस्क्वालिफाइड है? हाँ सर। क्यों? सर क्योंकि 2 साल हो गया डिविडेंड तो पे नहीं आंसर किए। क्या होगा? गुंजा इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन, बोलो 164। आगे, 2 सबसेक्शन 2। as company has defaulted
इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर मोर देन 1 ईयर। बोलो मन में जीवन में कोई समस्या? नो सर। नो सर। अब दूसरे का बोलो आंसर क्या होगा? हाउ मैनी कंपनी गुंजा विल रिटेन? देख लो क्वेश्चन। सबसे पहले तो डिफॉल्टिंग कंपनी। आपको ऊपर में क्या दिखाया है? ये डिफॉल्टिंग कंपनी में रीअपॉइंट नहीं होगी और किसी नई कंपनी में अपॉइंट नहीं होगी। तो इससे आपको आंसर क्या समझना है? गुंजा विल रिटेन हर पोजीशन इन ABC लिमिटेड एंड DEF लिमिटेड। कुछ समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आ गया सर। भाई डिफॉल्टिंग कंपनी कौन सी है? PQR, यहां रीअपॉइंट नहीं होगी। और नई कंपनी कौन सी है? रिलायंस लिमिटेड, यहां अपॉइंट नहीं होगी 5 साल के लिए। बाकी बची कंपनियों का क्या? तो वहां तो रह सकती है ना। रिटेन करेगी। हाँ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। 2 नंबर इसमें मिले, 2 नंबर इसमें मिले, तीसरा क्या बोल रहा है? क्या वो रिलायंस? बोलो बोलो। अगर ABC PQR की सब्सिडरी है तो भी वो ABC से हट जाएगी ना? ABC से हट जाएगी, हट जाएगी। ठीक है। ठीक है, तीसरे का बोलो। हाँ। क्या रिलायंस में अपॉइंट हो पाएगी? नो सर। नहीं सर। गुंजा कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन रिलायंस फॉर पीरियड ऑफ कितना साल? 5 years। अब बच्चे लोग जो कंपनी लॉ का पेपर एग्जाम में देख के सदमे में चले जाते हैं ना, ऐसी क्वेश्चन देख कर जाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट एकदम डिटेल में पता नहीं रहता। तो या तो गलत लिख के आते हैं या तो बिगाड़ के आते हैं। कंपनी लॉ को समझना पड़ेगा। अगर आप समझ के नहीं गए और रट के गए तो पक्का फेल हो जाओगे। ध्यान रखना। ये बात क्लियर हुई? सर ऐसे क्वेश्चन में बस इतना ही आंसर लिखते हैं कि थोड़ा प्रोविजन भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। 2 नंबर के हिसाब से 2 द पॉइंट इतना लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, हाँ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो दिमाग दौड़ाना थोड़ा। कंपनी का नाम है साक्षी लिमिटेड। क्या नाम है? साक्षी लिमिटेड। साक्षी लिमिटेड हैज 3 डायरेक्टर्स, A, B, C। ठीक है, 3 डायरेक्टर है। A इज ऑथराइज्ड टू डू ऑल द वर्क। तो बिजली गिरेगी तो किस पे गिरेगी? ए पे। द कंपनी हैज took loan from SBI of rupees 500 करोड़। थोड़ा ही सही तो अमाउंट है, 2500 करोड़ की बात है ना? एंड हैज फेल्ड टू पे इंटरेस्ट सिंस 2017। comment whether A is disqualified or not. बोलो। बोलो बोलो। नहीं होगा सर। क्यों? वो डायरेक्टर नहीं है ना। क्यों डायरेक्टर नहीं? ए तो डायरेक्टर है। ना डायरेक्टर। डिवेंचर का लोन नहीं उसने होता तो है ना? लोन लिया है ना। हाँ तो डिवेंचर भी तो एक टाइप का लोन होता है, सिक्योर्ड लोन होता है ना। आपने एकदम सही कंसेप्ट पकड़ा है। ऊपर ये लिखा हुआ है कि यदि 1 साल से आपने इन पैसों को पे नहीं किया है। कौन कौन से पैसों को? डिपॉजिट का पैसा, या तो डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? पब्लिक लोन होता है। क्या होता है? पब्लिक लोन होता है। या तो डिविडेंड का पैसा। क्या यहाँ पर कहीं भी बैंक लोन लिखा था? नहीं। तो जब बैंक लोन नहीं लिखा था सर। तो डिस्क्वालिफाइड है? नहीं तो आप है। कैसे लिखेंगे? एज पर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 क्राइटेरिया पूरा समझाओगे। ठीक है? नीचे इन द प्रेजेंट केस बैंक लोन
default is not covered under section 164 subsection 2. सही बात है गलत बात है? हाँ सर। Hence A is not disqualified. कुछ बात समझ आई? यस सर। तो वर्ड पे स्पेसिफिक रहना है, गलती को बताया गया है। डिपॉजिट, डिबेंचर, डिविडेंड, कहीं भी बैंक लोन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन नहीं लिखा है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ। आपको डिस्क्वालिफिकेशन एकदम अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ आप। यस सर। हाँ सर। आप अब ये नोट्स से भैया ये 164(1) पढ़ देना पहले, तो ये पूरा पढ़ देना। आपको मैंने 9 बताए, पूरे 9 पॉइंट यहाँ दिए हैं, है ना? और ये स्पेसिफिक को आप पढ़ना, यहाँ पे कर पाओगे? यस सर। आगे पढ़ते हैं, इतना करो आप, ठीक है? चलो ओके, बाय बाय। बाय सर। ये वैभव सो ही रहा है क्या?